हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 6 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहले ही अटेम्प्ट में यानी कि CGL 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115, और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 11 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसको मिला के, इस वीडियो को मिला के 7 वीडियोस और बची हैं। उसके बाद आपके CHSL 2020 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। और इससे पहले जो भी मैं 11 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2019, CGL 2019, CGL 2020, CPO 2019, CPO 2020 के क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट CGL 2021 के मेंस की तैयारी कर रहा है, वो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, और अपने ये जो 2 साल के आपके सेट हैं CGL, CPO, CHSL जो मैंने आपको कराए हैं 2019 और 2020 के सेट, आप कर लीजिए सॉल्व उनको, या फिर इस वीडियो को इन चैनल पर सीरीज़ देख के, या वो जो प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको कराई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाए आपको। तो 2019 और 2020 के CPO, CHSL, CGL के क्वेश्चन करने आपके लिए मस्ट है, जो भी 2021 मेंस की तैयारी कर रहा है। और मेन से पहले मैं आपको 2021 के CGL के, CHSL के भी क्वेश्चन करा दूँगा, और 2018, 19, 20 में जो CGL के मेंस में क्वेश्चन आए, वो सब क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँगा। तो आप चैनल पर बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे। जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो आपसे कभी मिस नहीं होगी, ठीक है। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल पर जाकर कंटेंट ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे कंसेप्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराएंगे हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज कराए हो और चाहे आपको प्रीवियस ईयर सेट में कराए हो। मज़ा आ जाएगा आपको कंटेंट देख के। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं होती, सिर्फ कंसेप्ट क्वेश्चन होते हैं सिर्फ यहाँ, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये हमारी लिंक है, आप सभी जगह ज्वाइन कर लें, ठीक है। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं आपको फ्री मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा, चैप्टर वाइज आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं चलाने ही वाला हूँ साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। क्वेश्चन में बोला sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7। आपको बताना है sin क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। आपको बोला sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा 7 की वैल्यू है। देखो, आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो इस क्वेश्चन में। आप पता क्या कर सकते हो, sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा की फॉर्म में चेंज कर लो। तो आपने देखा sin थीटा प्लस 1/sin थीटा की वैल्यू आपको दी है, और आपको बोलिए क्या कि sin क्यूब थीटा प्लस 1/sin क्यूब थीटा। आपने क्या किया, कॉसेक थीटा को दोबारा साइन में चेंज कर लिया, तो आपको ये वैल्यू पूछी है। मतलब अगर आप बोलो कि x आपने sin थीटा को मान लिया, तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है, जो कि क्या होता है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a। तो आपने देखा 343 माइनस 21 कितना हो जाएगा आपके पास, 322। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन में क्यूब कर दें। तो आपने देखा क्यूब आपने किया तो a क्यूब, b क्यूब, और 3ab a प्लस बी, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब। तो आपने देखा sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/sin थीटा। sin थीटा से वो कट जाएगा। और आपने देखा sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितने की बना है आपको इक्वेशन में, 7। तो आपने देखा sin क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना, 343, और 3 सत्ते कितना होगा, 21। तो ये कितना हो जाएगा, 322। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा कि अगर आपने 2a को 2c से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 4ac। यहाँ पे भी आपने राइट हैंड साइड देखा तो यहाँ पे भी 4ac आएगा, ठीक है। और फिर आपने देखा कि 2a को आपने 3d से मल्टीप्लाई किया तो 6ad हो जाएगा।
और फिर आपने 3b को 2 से किया तो आपने देखा 6bc हो जाएगा, और 3b को 3d से किया तो आपके पास कितना हो जाएगा 9bd। ठीक है, फिर आपने देखा कि -3b 2c, तो ये कितना हो जाएगा -6bc। उसके बाद आपके पास आएगा +6ad, और ये तो सेम ही आ जाएगा -9bd। ठीक है, तो आपने देखा कि अब आपने 4ac से 4ac जाएगा, 9bd से 9bd जाएगा, तो आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 6bc + 6bc कितना हो गया 12bc, और 6ad + 6ad कितना 12ad हो जाएगा। ये ad में राइट हैंड साइड ले गया और ये bc में लेफ्ट हैंड साइड ले गया। तो आपने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है a/b = c/d, मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आपको बोला है देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, 90 स्टूडेंट्स है हॉस्टल में। ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द मेस, नए एडमिशन्स के कारण 30 नए बच्चे हैं जिन्होंने मेस को ज्वाइन किया, और डेली एक्सपेंस जो है मेस का वो इंक्रीज़ हो गया 560 रुपीज़, और एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड जो है वो डिमिनिश हो गया कितना 10 से। आपको बोला है ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर आपको बताना है। आपने क्या किया, आपने जो डेली एक्सपेंडिचर था या डेली जो एक्सपेंस था, डेली एक्सपेंस ऑफ मेस, ठीक है, आपने उसको क्या किया एक्स मान लिया। जो ओरिजिनल डेली एक्सपेंस था आपने उसको एक्स मान लिया, ओरिजिनल डेली एक्सपेंस ऑफ मेस आपने एक्स मान लिया। ओरिजिनल डेली एक्सपेंस ऑफ मेस पर हेड भी लिख लेना यहाँ, पर हेड की जगह आप यहाँ पे लिख लो ओरिजिनल डेली एवरेज एक्सपेंस ऑफ मेस, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आपने लिखा ओरिजिनल डेली एवरेज एक्सपेंस ऑफ मेस, मतलब एक बंदे का जो डेली का एक्सपेंस है मेस का आपने उसको एक्सलेट कर लिया। तो आपने देखा टोटल कितने स्टूडेंट है 90, एक बंदे का अगर डेली एक्सपेंस मेस का कितना है एक्स, ओरिजिनल डेली एक्सपेंस, मतलब आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि एवरेज डेली एक्सपेंस ऑफ मेस कितना है एक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 90, तो टोटल डेली एक्सपेंस जो है मेस का वो कितना हो जाएगा 90x। और आपने देखा नया एडमिशन्स होने की वजह से, नए एडमिशन्स होने की वजह से क्या हुआ है कि 30 नए बच्चे आए हैं, जिसकी वजह से जो डेली एक्सपेंस है मेस का वो 560 बढ़ गया है। पहले जो डेली एक्सपेंस था मेस का वो कितना था टोटल 90x, फिर अब इसमें 560 की बढ़ोतरी हो गई। इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 90, 30 न्यू स्टूडेंट आ गए, और आपको बोला है क्या कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय कितना। आपने देखा ये टोटल एक्सपेंस ऑफ मेस, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, पहले कितना था x, अब जो है 10 रुपये कम हो गया। तो आपने देखा कि 90x + 560, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120x - 1200। ठीक है, तो आपने देखा 1200, ये कितना होगा 1760, ये कितना होगा 30x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1760 / 30। तो ये आपके पास कट तो रहा नहीं है पूरा, ठीक है, तो फिर क्या करें इसमें, अब काटने की ज़रूरत है क्या, ना कटेगा तो है ही नहीं ये क्वेश्चन, तो चलो आप काटो ही ना, या तो x की वैल्यू आप लिख लो 1760/30। आपको बोला है ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर कितना था आपके पास, आपने देखा कि ओरिजिनल डेली एवरेज एक्सपेंस जो था वो कितना था x माना था आपने, तो ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर था जो था इनिशियली, उसकी वैल्यू कितनी थी 90x। तो 30x की वैल्यू आ गई, आप 30x में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे सीधा, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो आपकी 90x यानी ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ मेस की आपके पास वैल्यू आ जाती। चलो कोई नहीं, अब कर लेंगे /30 × 90, तो आपने देखा ये 3 पे गया,
और ये कितना आएगा 1760 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 5280 रुपीज़ आ गया आपके पास ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ मेस। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दी है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है क्वेश्चन जो है वो किसका है, ट्रेन का। ट्रेन के क्वेश्चन में हम लेंथ कंसीडर करते हैं, तो आपको बोला है क्या ट्रेन जो है इतने मीटर लॉन्ग है, देन व्हाट विल बी द टाइम इन सेकेंड, जो कि लॉन्ग 975 मिनट लॉन्ग टनल को क्रॉस करने में लगेगा। तो आपको पता है कि अगर स्पीड हमको निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन है ट्रेन का, तो ट्रेन के क्वेश्चन में जो है वो लेंथ कंसीडर होती है। अब लेंथ जो है दोनों की कंसीडर होगी, एक तो ट्रेन की जो क्रॉस कर रही है और एक टनल जिसको क्रॉस किया जा रहा है। तो आपने देखा दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ है, तो दोनों की लेंथ आप लिखो और बाय क्या आ जाएगा आपके पास टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 565, लेंथ ऑफ टनल कितना 975 बाई स्पीड। स्पीड कितनी है 99 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम जो है सेकंड में पूछा है, और ये जो है लेंथ आपके पास मीटर में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो बाई 18 आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया तो आपने देखा ये कितना आ गया, आपने देखा ये आ गया 1540, और फिर आपने देखा 11 पे अगर मैं काटूँ तो ये 9 पे जाएगा और ये 140 हो जाएगा, और 9 जो है इसको 2 पे काटेगा, 5 जो है इसको 28 पे काटेगा, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास टाइम जो है 28 दूनी कितना 56 सेकंड लगेंगे ट्रेन को इसको क्रॉस करने में। किसको, टनल को। आपको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर, मान लो ये लेडर है, ठीक है, ये जो है लेडर है, ठीक है। आपको बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, ये जो है वॉल है, ठीक है, वॉल सीधी है, लेडर जो है इस पे इंक्लाइन हो रही है, कौन सा एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। आपको बोला लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 12 मीटर, और आपको बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड फुट ऑफ लेडर, ठीक है। तो आपको पता है 45 डिग्री की जब भी ट्रायंगल होती है हाइट एंड डिस्टेंस के केस में, जो बेस होता है वो भी 1 हो जाता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो भी 1 हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या हो जाता है √2 हो जाता है आपके पास। तो अगर √2 की वैल्यू आ गई कितनी 12 मीटर, आपको बताना है क्या कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर। मतलब आपको पूछा है क्या कि भाई हमें बेस बता दो, तो √2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12 बाई √2, और आप √2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे कि ये कितना आ जाएगा 12 √2, और 2 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 √2, मतलब 6 √2 मीटर आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके इस बेस की वैल्यू है एक की। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 6 18 में से 1 गए, 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया आपके पास। फिर आपने देखा कि 7/x ये कितना हो जाएगा आपके पास 21/x, और यहाँ पे 40 + 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 4, और इधर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400/4 आपने किया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 100 आ गया। तो आपने देखा 34 और 1 35 में से 40 गए तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 100, तो आपने देखा 21/x की वैल्यू कितनी हो गई 100 + 5 105, ठीक है जी। तो आपने देखा ये कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला पॉइंट ABCD आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो। आपने पहले क्या किया, सबसे पहले सेंटर बनाया O, फिर आपको बोला ABCD जो है कौन साइक्लिक पॉइंट्स है सर्कल पे। तो मतलब कौन साइक्लिक का मतलब क्या होगा कि ABCD जो है वो लगातार एक ही सीक्वेंस में है, जैसे ये हो गया A, फिर ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये आपके पास D हो जाएगा। मतलब कौन साइक्लिक मतलब कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको बोला एंगल DOC, आपने क्या किया, आपने जो है यहाँ पे पॉइंट D मान लिया, आपने यहाँ पे पॉइंट D मान लिया, तो आपने देखा 75 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ बनेगा, तो आपने क्या किया इसको C मान लिया। फिर आपने देखा आपको एंगल AOC कितना गिवन है आपको 215, तो आपने देखा अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो 180 डिग्री का एंगल तो कुछ यहाँ पे जाके आपका जो ये एंगल है ये आपका 215 डिग्री का आपका एंगल बनेगा, ठीक है। आपको बोला एंगल AOD बताओ, देखो कितने बच्चों वाली बात कर रहा है, आपको एंगल AOD पूछ रहा है। आपको पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 में से अगर आप 215 और 75 अगर आप माइनस कर दोगे, 215 और 73 है सॉरी, ठीक है, 215 और 73 डिग्री अगर आप माइनस कर दोगे तो आप देखते हो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 288। तो 360 में से जब 288 घटा दिए आपने, तो आपने देखा कि ये कितना आ गया आपके पास 72 डिग्री। अब आपको पता लग गया यहाँ से कि आपको B पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। B पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होता, क्योंकि ABCD एक सीक्वेंस में था, तो वो कहीं ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपने देखा कि ये जो है आपका आंसर कितना आ गया आपके पास 72 डिग्री, 72 डिग्री इज़ अ राइट आंसर।
अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ जिसका बेस जो है वो आपके पास 21.4 है और हाइट जो है वो आपके पास कितनी है 15.5। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको बेस और हाइट गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने इसमें लगाया तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 10.7। 10.7 को अगर मैं 15.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 165.85। तो ये जो है 165.9 आ जाएगा अप्रॉक्स। तो मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है 8760 5x31y। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी, अब दोबारा बता देता हूँ। आपको पता है कि आपको 72 पे डिविजिबल देखना है ये नंबर, ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये आपको 72 पे डिविजिबल देखना है। तो आप क्या करो, 72 को सबसे पहले 2 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दो। तो 2 को प्राइम फैक्टर कौन से हो गए, 9 और 8। को प्राइम कैसे पता लगेगा कि दोनों का जो HCF है 9 और 8 का HCF जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, फिर 8 का कर लो, या पहले 8 का कर लो फिर 9 का। समझदार बच्चा पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो चेक करेगा। तो आपने देखा कि आपको एक चीज़ पता है क्या, कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या होता है कि लास्ट 3 नंबर ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा 320 जो है 320 जो है वो 8 पे जाएगा, मतलब 320 एक ऐसा नंबर है जो 8 पे जाएगा। तो आपने 320 में से 8 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 312। तो 312 एक ऐसा नंबर है जो आपको पता लग गया कि 8 पे जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास। आपको पता है कि अब y की वैल्यू आपने 2 निकाल ली 8 के डिविजिबिलिटी रूल से, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालो। तो आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखा 9 पे जाना चाहिए, तो 6 और 3 9, 5, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9, 8 और 1 9। तो आपके पास बचा कितना 5। 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 पे कट जाए। तो 5 में अगर आप 4 जोड़ दो तो 9 आएगा जो कि 9 पे डिविजिबल होगा। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 8 में से 6 गए आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 39 मीटर, डायगोनल जो है 89 आपको दे दिया। आपको बोला है कि इसकी फील्ड का एरिया बताओ, आप फील्ड का एरिया आपसे पूछा है। तो आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, आपने देखा कि आपको एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, और आपको पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आपने देखा एक साइड आपको गिवन है कितनी 39, तो आपने 39 मीटर यहाँ लिख लिया, डायगोनल जो है 89 मीटर यहाँ आ गया आपके पास। अब कई जो ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि 39, 80 और 89 को जो होता है ना ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब कईयों को नहीं पता होगा तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, हर बार आपको ट्रिपलेट पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार बड़ी वैल्यूज़ भी आपको दे देता है। तो आपको बेस निकालना है, बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये लिखा है a माइनस बी। अब बजाय कि आप 89 का स्क्वायर देखने बैठ जाओ और 39 का स्क्वायर देखने बैठ जाओ और माइनस कर दो, उससे बेटर है आप जब भी बड़े वैल्यूज़ पे बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो आप इसको मतलब बेस और परपेंडिकुलर ही निकलेगा, तो आप इसको a माइनस बी a प्लस बी से सॉल्व करें। तो आपने देखा ये कितना आ गया 89 प्लस 39, ये कितना आ गया 89 माइनस 39, ये देखा आपने ये आ गया आपके पास 128, और ये कितना आ गया आपके पास 50 को मैंने स्प्लिट कर लिया 25 इंटू 2 में। तो आपने देखा 25 को अगर मैं बाहर निकालूँ रूट से तो कितना निकलेगा बाहर, कितना निकलेगा 5। तो आपने देखा 128 इंटू 2 कितना होता है 256, 256 का अंडर रूट कितना होगा 16। तो आपने देखा 5 इंटू 16 आपके पास कितना हो गया 80 मीटर आपके पास आ गया। तो 80 मीटर जो आया वो आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आपको गिवन थी कितनी 39 मीटर। तो अब आप एरिया निकाल लो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का या फील्ड का, फील्ड क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने देखा कि 8 9 जा 72 और 8 3 जा 24 में 7 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 3120, यानी कि 3120 जो है वो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, और आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी, आपको पता है कि जनरली जो है रेक्टेंगल की ब्रेड्थ छोटी होती है। ठीक है, और आपको पता है 39, 80 और 89 का ट्रिपलेट है, तो 80 जो है वो आपके पास लेंथ होगी और ब्रेड्थ जो है वो आपके पास 39 हो जाएगी, जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बोला है ना सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल का जो सेंटर है वो O पे है, APB जो है वो एक टेंजेंट है, तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी APB। ठीक है, आपको बोला है एंगल BPN जो है और MN जो है वो डायमीटर है। ठीक है, और आपको पता है कि
BPN की जो वैल्यू है, ठीक है, एंगल BPN की जो वैल्यू है कितनी है 52 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक और एंगल बना लिया M। ठीक है, तो आपने PMN एंगल बना लिया। आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर एक सर्कल होता है, ठीक है, और ये हमने अंदर ड्रॉ कर लिया, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल इस पॉइंट को छोड़ के इस वाले पॉइंट के इक्वल होता है। मतलब ये जो 52 डिग्री है, तो यहाँ पे 52 डिग्री आ जाएगा आपके पास। आपको पता है डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपने देखा ये 90, ये 52, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ कितना 90। 90 में से 52 घटाओगे तो आपके पास जो एंगल है वो 38 डिग्री आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला पर्सन सेलिंग अ फैन इतने रुपए में, ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना। आपको बताना है अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100% लेट कर लिया। कॉस्ट प्राइस आपने 100% लेट किया तो प्रॉफिट कितना दिया आपको, प्रॉफिट जो है 15% कमा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपने देखा 100% का खरीदा और 15% का उसको लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115%। तो जब इतने सेलिंग प्राइस यानी कि जब 15% प्रॉफिट में बेच रहा था, सेलिंग प्राइस कितना बन गया 115%। और आपको रुपीज़ में कितना दिया है सेलिंग प्राइस, आपको रुपीज़ में दिया है 557.75। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 557.75 बाई 115। और आपको बोला है कि अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस तब कितना होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने कितना मान लिया 20%, जो कि आपको बोला है मानने को, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100%, प्रॉफिट अब की बार कितना मानना है 20%। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा 100% कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120%। 1% की वैल्यू पता है, 120% की वैल्यू बता दो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करके वो क्या आएगी आपके पास 4.85। 4.85 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 582 रुपीज़। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है 2 नंबर्स जो है वो किस रेशो में है 9:7। लार्जर नंबर जो है वो 56 ज़्यादा है 1/7 ऑफ द स्मॉलर नंबर। आपने देखा लार्जर नंबर क्या है 9, लार्जर नंबर का रेशो क्या है 9, स्मॉलर का क्या है 7। 7 का जो है वो 1/7 बोला हुआ है। और आपको बोला है लार्जर नंबर इज़ 56 मोर देन। मैंने आपको बताया था कि मोर देन हो लेस देन हो वो कुछ नहीं दे रहा, वो दोनों का डिफरेंस दे रहा है। मतलब 9 और 7 इंटू 1/7 का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना है 56। तो आपने देखा कि 7 7 गया तो 9 - 1 कितना 8। 8 की वैल्यू कितनी हो गई 56। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/8 7। आपको बोला सम ऑफ द 2 नंबर, तो सम ऑफ द 2 नंबर तो आपने देखा कि सम ऑफ द 2 नंबर आपने किया तो आपने देखा रेशो का अगर सम करूँगा तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो 1 की वैल्यू अगर 7 तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112। 112 जो है करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिया है ना ये रेशो में लिया हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आप 9x और 7x मान के करते तब भी आपका ऐसे ही सॉल्व होता। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या कि आपको पता है x प्लस 1/7x तो बनेगा ही, और आपको क्या करना है कि x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे x बन सकता है, यहाँ पे 1/7x बन सकता है क्योंकि ये 1/7x का होल स्क्वायर है, ये x का होल स्क्वायर है। तो आपने देखा कि 1/7x का स्क्वायर और x का स्क्वायर अगर ये लिखा है तो x प्लस 1/7x फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/7x, तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि अब आप इस इक्वेशन में क्या जोड़ो कि आपका जो है कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर प्लस 2/7 जोड़ दूँ अगर मैं, तो अब जो ये लिखा है ये क्या लिखा है x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 15 7 105। 105 में मैंने 5 ऐड किया तो कितना आ गया 110/7, और 2/7 जोड़ा था तो ये कितना हो गया राइट हैंड साइड में 112/7। तो आपने देखा 112/7 कितना हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या लिखा हुआ है आपके पास x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर।
तो ये मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि x + 1/7x का होल स्क्वायर खोल के आपने यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको लास्ट में यहाँ पे जोड़ना क्या है। तो आपने देखा 2/7 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आपने देखा 112/7, 112/7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x + 1/7x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ±√16, तो ये कितना हो गया, ±4। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 12% इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जाता है सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल इतना है, 12% इस पे ब्याज है, और इस पैसे को यूज़ किया जाता है अवार्ड देने के लिए 24 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू एवरी ईयर इन अ स्कूल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्वल या ईच स्कॉलरशिप की वैल्यू बतानी है कि ईच स्कॉलरशिप में कितने पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 2,60,000 2,60,000 के 12% जो वैल्यू है उस पे 24 बंदों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 2,60,000 रुपये प्रिंसिपल है, इस पे जो है 12% इंटरेस्ट है, तो 2,60,000 इंटू 12/100 जो है ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट आया है इससे 24 इक्वल स्कॉलरशिप दी गई हैं, तो 24 स्कॉलरशिप की वैल्यू अगर इतनी है तो एक स्कॉलरशिप की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2,60,000 इंटू 12/100/24। तो आपने देखा ये जो है 2 पे गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो यहाँ पे जो है 2600 को काटेंगे तो 1300 आ जाएगा। मतलब जो 24 स्कॉलरशिप्स हैं, ईच स्कॉलरशिप, हर स्कॉलरशिप की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1300 रुपये। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल को 0 पुट करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक वेरिएबल को 0 पुट किया, यहाँ से ये वाली इक्वेशन बनी, और यहाँ पे जो है C0 तो बचा क्या, AB की वैल्यू कितनी, -1। आपने देखा ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि C को 0 माना है, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, A³ + B³ होता क्या है, A + B का होल स्क्वायर -3AB। तो आपने देखा A + B कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, -3 -1, तो 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस, 4 + 3 7, तो नहीं कितना हो जाएगा आपके पास, 14 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जिनका डायगोनल जो है वो कितना है, 7√2। आपको पता है अगर ये 7√2 है, आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं, और स्क्वायर जो है हर वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब आपको पता है अगर ये ए हो तो ये कितना होता है, √2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7√2, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर। मतलब जो ईच साइड आ गई आपकी स्क्वायर की वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आपको बोला है बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। साइड अगर 7 है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 × 7, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। तो आपने देखा बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपके पास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। हाइट जो है, हाइट आपको बोली है कि हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर जिसका एरिया जो है, मतलब स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है आपके पास, 169। स्क्वायर का एरिया अगर 169 है तो साइड कितनी हो जाएगी, 169 का अंडर रूट जो कि कितना आ जाएगा, 13। तो इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, 13। तो हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि एरिया बताओ इस ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 13 × 14 कितना हो जाएगा, 130 + 52, 130 + 52 कितना होता है अपने पास, 182। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ही वर्क फॉर 6 days एंड लेफ्ट, देन B फिनिश द रिमेनिंग वर्क, then B finished it in 10 days. If both work together, then in how many days will the, आपने देखा A जो है किसी काम को कितने टाइम में कर लेगा, 12 दिन में। ठीक है, फिर आपको बोला है ही वर्क फॉर 6 days, मतलब उसने 6 दिन काम किया। आपने देखा पूरे काम को अगर 12 दिन में करता है तो 6 काम को, सॉरी, आपने देखा पूरे काम को अगर 12 दिन में करता तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा। आपने देखा 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 1/2 काम उसने कर लिया। अगर तो काम बचा कितना, आपको पता है 1/2 कितना होता है, आधा काम उसने कर लिया, तो बचा कितना, आधा काम बचा। आधा काम को करने में बी को 10 दिन लगते हैं, तो पूरे काम को करने में बी को कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। अब ए जिस काम को 12 दिन में कर देता है उसी काम को जो है बी आपका 20 दिन में करता है, तो ए और बी का टोटल टाइम आ गया, तो टोटल वर्क निकाल लो। 12 और 20 का एलसीएम कितना, 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60। और 1 डे वर्क निकाल लो। 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम, 60/12 किया 5, 60/20 किया 3। तो आपने देखा कि 1 डे वर्क ऑफ ए और बी आपके पास आ गया 5 और 3। अब आपको बोला है ए और बी साथ में मिलके
अगर पूरे काम को ख़त्म करें तो कितने दिन में करेंगे? आपने देखा एक दिन में ए जो है कितना काम करता है 5, बी जो है कितना काम करता है 3। तो एक दिन में ए और बी साथ में मिलके कितना काम कर लेंगे 8। एक दिन में 8 काम करते हैं तो 60 काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो आपने देखा 7.5 दिन लेंगे। ठीक है, और ये लिखा हुआ है आपका टोटल वर्क बाय वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी। तो आपकी टोटल टाइम की वैल्यू आ गई कि टोटल टाइम जो है वो ए और बी को कितना लगेगा 7.5 दिन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹26। एक बंदे ने लॉस कमाया जो कि उसकी कॉस्ट के 1/14 है। तो लॉस जो है वो क्या है 1/14 है। कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस के, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/14। आपको पता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना 14, लॉस कितना 1। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस रेशो के हिसाब से कितना आ गया, ये आपके पास रेशो ही गिवन है ना कि लॉस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो कितना गिवन है 1:14। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में से जब नुकसान काट दिया तो आपका सेलिंग प्राइस आता है जो कि 13 रेशो में वैल्यू आई। रेशो 13 है और सेलिंग प्राइस जो रुपीज़ में है वो कितना है 26। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ₹2। आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस बताओ पेन का, तो कॉस्ट प्राइस का रेशो था क्या 14। एक की वैल्यू 2, तो 14 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 14 दूनी 28। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, मतलब लेडर है 10 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट कर रही है अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल मतलब ऐसा, ठीक है, ये वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको बोला है कि वो रेस्ट कर रही है एक लेडर जो है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है और मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। 30 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, वॉल के साथ। तो वॉल जो है वो ये है, लेडर जो है वो ये है, तो वॉल के साथ कौन सा एंगल बना रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, आपको बताना है हाउ हाई अप डज इट रीच द वॉल, मतलब आपको बताना है कि ग्राउंड से लेके वो कितनी ऊपर तक रीच कर जाएगी। ठीक है, आपको ये बताना है वॉल पे कितनी ऊपर तक रीच कर जाएगी। तो हमने देखा 30 डिग्री का अगर ट्रायंगल है, आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ट्रायंगल की साइड्स क्या बनती है 30 डिग्री अगर ये है तो 30 डिग्री वाली साइड मतलब 30 डिग्री है जो साथ लगती है वो साइड √3 हो जाएगी, सामने वाली साइड 1 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो है जो 2 ही होगा। तो आपने देखा 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपने देखा 2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 10 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर, 1 की वैल्यू 5। आपको बोला है कि हाइट की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी तो √3 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 5√3। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 8.65 आ जाएगा। आपको बोला 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 37% और 30%। आपने माना क्या कि फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये। आपको दोनों नंबर जो है 2 नंबर्स जो आपको दिए हैं दोनों नंबर जो है थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में कुछ दिए हैं। तो आपने क्या किया थर्ड नंबर को 100 लेट कर लिया। आपने क्या किया थर्ड नंबर को 100 लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा आपको दोनों नंबर बताने आसान हो जाएंगे। तो आपने लेट किया 100, तो आपने देखा पहला नंबर जो है वो 37% कम है। आपने देखा 100% इस 100 नंबर की खुद की वैल्यू है जिसमें से 37% चला गया। तो आपने देखा बचा कितना 63%, मतलब 100 का 63% आपके पास कितना आ जाएगा 63। फिर आपने देखा 30% कम है इस नंबर से, तो 100 का 30% कितना 30। अब 100 में से वो 30 कम है, मतलब देखो मैंने 2 लैंग्वेज में आपको बताया। एक तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में मैंने आपको बताया कि 100 अपने आप में 100% जिसमें से 37% कम हो गया। तो आपने देखा बचा कितना 63%, तो 100 का 63% कितना आ गया आपका 63। फिर आपने देखा कि 100 का 30% कितना होगा 30। अब 100 में से 30 घटाओ तो आपके पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 63 और 70 हो गए। अगर थर्ड नंबर आपके पास 100 है, आपको बोला है बाय व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट। तो आपने देखा सेकंड नंबर जो है वो कितना ज़्यादा है फर्स्ट से, तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। और पूछा किस पे, फर्स्ट नंबर पे इंटू 100%। तो आपने देखा कि ये जो है 7/63 इंटू 100%, तो ये कितना हो गया 9। तो 100/9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और परसेंटेज जो है वो ऑप्शन में नहीं लगी, वो इक्वेशन में ही लगी हुई है। आपको बोला द नंबर ऑफ वर्कर हुज टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹350 और अबव। तो आपने देखा कितने हो गए 40, 50, 66। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ वर्कर हुज टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन 250।
तो आपने देखा 250 से कम कितने, 40, 20, 60 और 15, 75। तो आपने देखा कि ये 75 से कितने कम है, तो आपने देखा ये 9 है, 9 कम है ना 75 से, पूछे भी 75 पे इंटू 100%। तो आपने देखा ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये फिर 3 पे जाएगा, तो 12% जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी। बी ने टोटल मार्क कितने ऑब्टेन्ड किए, तो आपने देखा 80 और 60, 140 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी, तो आपने देखा सी ने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड किए, 90 और 80 170 और 70 कितना 240, और 90 और 70 160 240। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना है, 30 मार्क्स का। आपको बोला है हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड 30.5 रन्स और लेस, तो 30.5 रन्स और लेस कितने प्लेयर ने स्कोर किए, 10 और 6 16। आपको बोला कंपनी बी इज प्रोजेक्टिंग एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन 2016। तो हमने देखा 2015 तक का आपको डाटा दिया, आपको बोला है कि कंपनी बी जो है वो इंक्रीज जो है वो 70% जो है प्रोजेक्ट कर रही है 2016 में, जो कि एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल 2010 से 2015 का होगा, उससे 70% ज़्यादा जो है इंक्रीज़ का कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। आपको बोला है व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2016 विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ व्हीकल इन 2015। 2015 में कंपनी ए का जो व्हीकल है वो कितना है, 248। आपको बोला सो दैट इट इज़ एट पार विद कंपनी बी। बोला सिर्फ इतना है कि कंपनी बी का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा 2016 में एट पार मतलब बराबर। ठीक है, तो कंपनी ए का वही मैन्युफैक्चरिंग होगा 2016 में। ठीक है, कंपनी बी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंपनी ए मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आपने देखा कि 2016 में कितने जो है व्हीकल्स होंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। तो आपको पता है कि कंपनी बी के मैन्युफैक्चरिंग 2016 में कितनी होगी, 2010 से 2015 का जो एवरेज आएगा उससे 70% ज़्यादा। तो आपके पास कंपनी ए का मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा 2016 का, उसको आप 2015 के हिसाब से बता देना कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। पहले आपने देखा कि एवरेज कितना हो गया, कंपनी बी कौन सी है, ये वाली, मतलब ये। तो आपको 2010 से 2015 का एवरेज देखना है, तो आपने देखा 307 270 कंपनी बी का मैं क्या देख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग 2010 से 2015 में 416 और 6 जो है साल है। तो आपने देखा कि 7 और 9 16 22 2, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है 0 और 7 9 और 5 9 और 5 14 14 और 8 22 22 1 23 23 और 1 24। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, और फिर 16 18 आ जाएगा बाई 6, तो ये कितना हो गया, 307 हो गया। अब 307 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल, 307 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल है 2010 से 2015 में कंपनी बी के, जो कि मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब इससे जो है 70% ज़्यादा जो है 2016 में कंपनी बी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो 100% खुद की वैल्यू 70% ज़्यादा, तो कितना हो गया, 170%। ठीक है, तो आपने देखा ये 307 इंटू 1.7, तो मैंने 170 बाई 100 को क्या लिख लिया, 1.7। तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, 521.9। अब ये जो है 521.9 जो है ये कंपनी ए ने मैन्युफैक्चर किया है 2016 में। ठीक है, 2015 में कंपनी ए ने कितना मैन्युफैक्चर किया, 348, 2016 में कितना हो गया, 521.9। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो आपने देखा कितना का इंक्रीमेंट आया, 521.9 में 348 अगर आप घटाओ तो 173.9 आएगा। और 2015 में थे कितने, कंपनी ए के नंबर ऑफ व्हीकल जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है 348 इंटू 100%। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखते हो कि 348 का आधा कितना होगा, 174। ये 174 के पास ही है, तो ये जो होगा परसेंटेज वो 49.9% के पास होगा, 99% ही कह लो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 50% जो है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आपको बोला गया था क्या कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आपको पहले दिया था
इसी सीरीज में मैं एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की। अब की बार आपको बोला कि ऑड नेचुरल जो नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनका आपको एवरेज दिया। देखो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब ये ऑड नंबर तो है ही है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, मतलब इन दोनों का इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, जो कि 2 है। और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर या इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जब भी होंगे तो उनका डिफरेंस जो है वो 2 ही होगा। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। और अगर आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोले तो डिफरेंस कितना होता है 1। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करो तो 2, 6, 8, 10 होते हैं। ध्यान रखना, ऑड कॉन्जिक्यूटिव हो चाहे वो इवन कॉन्जिक्यूटिव हो, आपका जो डिफरेंस रहना चाहिए वो आपके पास 2 रहना चाहिए। और खाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो 1 डिफरेंस। अब आपको पता है कि 4 नंबर आपको मानने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 नंबर आप क्या मानोगे, x - 3, x - 1, x + 1, x + 3। अगर 3 नंबर होते तो आप क्या मानते, सॉरी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर या 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होते तो आप क्या मानते, x, x - 2, x + 2, ठीक है। और अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है या इवन नेचुरल नंबर दिए होते तो आपको ये 4 नंबर मानने थे। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 ही है, ठीक है। अगर आपको 5 मानने होते तो आप क्या मानते, यहाँ पे x + 4 कर देते या x - 4 कर देते। अगर आपको 6 मानने होते तो यहाँ x - 5 या x + 5। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर और कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर आपको 3 नंबर देता कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ना ऑड ना इवन, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर देता तो आपको क्या 3 नंबर मानने थे, x, x - 1 और x + 1। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो 1, 1 का ही होता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ आपके समझ आ गई, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको बोला था एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो है वो आपको 201 दे दिया। और आपको बोला है कि एवरेज ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको। देखो कैसे करेंगे। आपने देखा कि पहले 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो है वो आपने क्या माने, x - 3, x - 1, x + 1, x + 3 माना। और आपको बोला है कि इसके जो स्क्वायर का एवरेज है तो आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि स्क्वायर करके जो टोटल है वो इतना, डिवाइड कर दिया 4 से तो एवरेज आ गया। एवरेज की आपको वैल्यू की माना, ठीक है। आपने देखा ये कितना हो गया, x² + 9 - 6x, x² + 1 - 2x, x² + 1 + 2x और x²। और ये जो वैल्यू मैंने अभी आपको मान के बताई कि आपको वैल्यू क्या माननी थी, ये मैं इस सीरीज़ में पहले करा चुका हूँ। तो उसमें जाके देख लेना कि ऐसा मैंने क्यों कराया था। मैं मोटा मोटा भी बता दूंगा कि ऐसा मैंने क्यों कराया था। ये मैंने ऐसा इसलिए वैल्यूज़ आपसे लेट करवाई ताकि ये जो 6x 2x है ना, ये इस 2x 6x से कट जाए। अगर आप x + 2 x + 4 x + 6 वैल्यू मानते जो कि 4 आपको ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ माननी है, तो आपके पास जो है x की टर्म में भी एक वैल्यू आ जाती, फिर क्वाड्रेटिक बन जाती, तो उसको सॉल्व करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में। मुश्किल क्या, टाइम टेकिंग भी बोल सकते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 201 आपके पास। तो आपने देखा 6x ये सारा कट गया। तो आपने देखा x² कितनी बार, 4 बार। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20। और 201 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई दे दूँ तो आपने देखा कि ये 804 हो गया। 804 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 784। 4x² की वैल्यू 784, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने देखा 76 पे जाएगा, 76 का आधा 38 का आधा 19, ये 6 हो गया। तो x की वैल्यू जो है वो √96, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है आपके पास 14 आ गई। अब x की वैल्यू आपके पास 14 आ चुकी है, ठीक है। तो आपने देखा नंबर कौन कौन से माने थे, x - 3 x - 1 x + 1 x + 3। तो x की वैल्यु 14, 14 में से 3 गए कितने होंगे, 11। 14 में से 1 गया 13, 15, 17। तो आपने देखा लार्जेस्ट नंबर, इस नंबर का 7 गुना, स्मॉलेस्ट नंबर क्या 11, इस नंबर का 3 गुना बटे 2, एवरेज बताना है। तो आपने देखा 17 7 कितना होगा, 17 7 जो है आपके पास 7 7 जा 49 और 7 119 प्लस 33 बटे 2। तो आपने देखा 152 बटे 2, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 76। 76 इज़ द करेक्ट आंसर।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत बार आ चुका है, आपको बोला है एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, ठीक है। तो बी और सी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा या इंटरनल बाइसेक्टर होगा, ये जहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है, उस पे जो एंगल बनाते हैं इज द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब इन दोनों जो इंटरनल बाइसेक्टर है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना 125 डिग्री आपको एंगल ए बताना है। तो आपको पता है कि ये जो एंगल है, अगर आप इसको डी मानो, बी डी सी की वैल्यू क्या होगी 90 प्लस एंगल ए बाई 2, इसकी वैल्यू आपको 125 दे रखी है, 125 में से 90 गया, 12 में से 9 गया 3, 35 एंगल ए, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 70 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला कॉर्ड ए बी एक सर्कल की विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपने देखा कि सेंटर जो है वो ओ है और कॉर्ड है एक ए बी, आपने ये ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है, और रेडियस जो है इस सर्कल की वो कितनी है आपके पास, रेडियस जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और आपको बोला है कि सेंटर से जो कॉर्ड की डिस्टेंस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी 4 सेंटीमीटर, तो आपने देखा 4, 5 और ये राइट एंगल, तो आपको पता है 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू डी है तो ए डी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और डी बी की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो सेंटर से तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कह सकते हैं, या कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, ठीक है। तो आपने देखा 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, 4 अगर परपेंडिकुलर, 5 अगर हाइपोटेन्यूज, तो 3 क्या हो जाएगा आपके पास बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपके पास 3 + 3 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बोला है कि टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया गया पॉइंट पी से सर्कल के 2 पॉइंट पे ए और बी पे, तो आपको बोला है पी ए की लेंथ बताओ। देखो एक चीज़ है, क्या पी ए की लेंथ का ना फॉर्मूला होता है क्या, अगर कॉर्ड को हम 2a माने, अगर हम कॉर्ड को 2a माने तो पी ए का यानी कि टेंजेंट निकालने का, पी ए और पी बी आपको पता है इक्वल होगा, इन लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या कि ए आर √r² - a²। यहाँ पे मैंने ये 2a इसलिए मेंशन किया कि ये पूरे की लेंथ जो है वो 6 है, और यहाँ पे जो कंसीडर होनी है इस फॉर्मूले के अंदर वो 3 होती हैं। मतलब ये जो ए बी की लेंथ है, कॉर्ड जो है, मतलब कॉर्ड ए बी जो है वो आपकी 2a अगर हम माने तो यहाँ पे जो है वो a कंसीडर होता है दोनों बार, तो 2a की लेंथ अगर 6 तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इस फॉर्मूला में आधी कॉर्ड मानी गई है, ठीक है। तो 3 रेडियस कितनी 5 और √5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 3 × 5 कितना 15, और 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया कितना √16 कितना होगा 4। तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि आप इसको क्या बना सकते हो, आपने देखा कि आप इसको ना x² से डिवाइड कर सकते हो। x² से डिवाइड करके आपने देखा कि ये क्या लिखा है, x² + 1/x² की वैल्यू जो है वो -12 लेफ्ट हैंड साइड में थी, मैंने 0 जो राइट हैंड साइड में उसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले गया मैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -12, राइट हैंड साइड में +12 हो जाएगी। तो आपने देखा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू कैसे आएगी, आपने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका क्या हो जाएगा x² का स्क्वायर x की पावर 4, 1/x² का स्क्वायर 1/x की पावर 4 + 2, और 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक है। तो आपने देखा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 144 - 2 यानी कि 142 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है sin² थीटा, और अगर मैं इसको खोलूँ तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है sin² थीटा /cos² थीटा। तो मैंने क्या किया इसमें से sin² थीटा बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 1/cos² थीटा -1, और वैल्यू कितनी 5। तो आपने देखा कि sin² थीटा से sin² थीटा गया, फिर आपने देखा कि 1/cos² थीटा -1 इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 1/5। तो 1/cos² थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/5 + 1 कितना हो जाएगा 6/5। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी कितनी √5 √6। तो आपने देखा ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आपने देखा परपेंडिकुलर जो है 6 - 5 कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि √6 का स्क्वायर कितना 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 - 5 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1।
तो आपने देखा आपको पूछा क्या 24 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि अगर 1 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/5 है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या सेक्स स्क्वायर थीटा, तो 15 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा कितना 6/5, यानी कि सेक्स स्क्वायर थीटा जो ये है ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी तो वैल्यू आपको डायरेक्ट ही पता है 6/5 है। अब 6 कोसेक स्क्वायर थीटा, आपने देखा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा क्या हाइपोटेन्यूज कितना √6 परपेंडिकुलर 1, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा 7। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो परपेंडिकुलर तो 1 ही है, तो बेस कितना √5 का स्क्वायर। तो आपने देखा 5 चौक 20, 6 तिया 18, 6 6 36, 7 पंजे 35, तो ये तो हो गया 1, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1, तो 2/1 कितना हो जाएगा 2 जाएगा आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है अगर किसी नंबर n को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से तो रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा 5। अब की बार क्या हुआ कि नंबर जो है वो 8n² + 7 हो गया, अब इसको डिवाइड करना है 12 से। तो आपने देखा पहले जो नंबर था n था रिमाइंडर और था 5, अब नंबर का पहले स्क्वायर किया, मतलब आप रिमाइंडर का भी पहले स्क्वायर करो, फिर 8 मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 ऐड कर दिया उसमें, तो आपने देखा अब इस नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो आपने देखा 5 5 25, 25 और 8 कितना 200, 200 में 7 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 207, 207/12। तो आपने देखा 207/12, तो आपने देखा 12 और 84, तो आपने देखा कि ये 204 पे एज इट इज़ जाएगा, तो 204/3/12, तो ये जो है इसको काट देगा, तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास कितना बचेगा 3 बचेगा, रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बोरोड फॉर 4 years एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अब प्रिंसिपल जो है सेम है दोनों बार, प्रिंसिपल जो है वो सेम है दोनों बार। पहली बार क्या हुआ कि 4 साल के लिए 9.5% पे, दूसरी बार क्या है 3 साल के लिए 12.5% पे, और एक्सीड कर रहा है। देखो आपने एक चीज़ देखी क्या कि 1 साल का ब्याज कितना, आपने देखा 1 साल का ब्याज कितना 9.5%, तो आपने देखा 4 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, आपने देखा 9.5 × 4, फिर आपने देखा 1 साल का ब्याज कितना दूसरे केस में 12.5%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा इंटू 3 कर दो 37.5, तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा 9.5 × 2 19, 19 दूनी कितना हो गया 38%, 38% और 37.5%। अब ये जो है ये 3 साल का ब्याज है, ये जो है ये 4 साल का ब्याज है, दोनों केस अलग है। आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो इस पे है वो एक्सीड कर रहा है इसके सिंपल इंटरेस्ट पे 225 है, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस दे दिया आपको कितना 225, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया आपको 225, तो आपने देखा 0.5% की वैल्यू कितनी हो गई 225, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 225 × 2 कर देना, ये कितना हो गया आपके पास 450, ठीक है। अब ये जो था ये क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको आप इंटरेस्ट ही मान लो। अगर प्रिंसिपल जो है 100% है तो 38% इंटरेस्ट आ गया, ये 37.5%। अब ये जो 1% है ये चाहे आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो चाहे आप इसको इंटरेस्ट कह लो। अब हमने देखा 1% की वैल्यू कितनी होगी 450, 1% है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या फिर इंटरेस्ट कह लो। आपने देखा 1% इंटरेस्ट की वैल्यू जो 450, अब आप 1% से अगर 100% बनाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या जिस पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो आपको पता है कि हम इंटरेस्ट निकालते किस पे हैं, हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालते हैं। मतलब 1% से जो आपने 100% वैल्यू बना दी उस वैल्यू पे, मतलब 1% से जो 100% वैल्यू बनाई तो 1% वैल्यू जो कि 100% से आई, 100% माने प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल से ही इंटरेस्ट निकलता है। तो जिससे इंटरेस्ट निकले, इंटरेस्ट की वैल्यू जो 1% की वैल्यू 450, अगर उसकी टोटल वैल्यू करूँगा तो जिस पे इंटरेस्ट आता है यानी कि प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन इतना आसान था अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि कॉन्सेप्ट होता क्या। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इसमें, आपने देखा प्रिंसिपल जो है आपने 1000 लेट किया, आपने रेट 10% माना, ठीक है, तो आपने देखा टाइम कितना 3 साल आपने मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा
आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट जो है P इंटू आर इंटू डी बाई 100, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 300। अब ये जो 300 आया आपने देखा रेट कितना 10%, 3 साल की बात हो रही है, 1 साल का रेट 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30%, क्योंकि हर साल जो है वो प्रिंसिपल पे ब्याज आता है, तो ब्याज जो है हर साल का सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो आपने देखा 30% की वैल्यू कितनी 300, 1% की वैल्यू कितनी 10। अब 1% से अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा जो कि 1000 आएगी, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, ये जो है प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी आपकी। ये जो 1% वैल्यू आई है ये इंटरेस्ट रेट कह लो चाहे आप इंटरेस्ट कह लो, उसकी वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। अब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक आप खुद कर लेना, ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, है ना, ये आंसर आएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी a क्यूब प्लस 3 है। a की वैल्यू कितनी 2√2 का जो है क्यूब हो जाएगा, और 3 इंटू 2√2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और √2 का क्यूब क्या होगा 2√2, तो 8 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 16√2, और यहाँ पे हो जाएगा 6√2, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22√2। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 3 cot a को क्या लिख सकते हो 1/10 है, तो 3/10 a की वैल्यू कितनी है 4tan a के इक्वल। तो आपने देखा tan स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/4। अब आपको पता है कि आपको sec a की वैल्यू निकालनी है। sec स्क्वायर a जो होता है वो क्या होता है 1 + tan स्क्वायर a के इक्वल। तो आपने देखा कि tan स्क्वायर a की वैल्यू आपको पता है कितनी 3/4, तो 1 + 3/4 कितना होगा 4 + 3/4, 4 + 3/4 यानी कि 7/4। तो ये हो गई sec स्क्वायर a की वैल्यू। अब sec a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी √of 7/4, 4 का अंडर कितना 2, और 7 का कितना √7 हो जाएगा, √7/2 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो पहले भी आ चुका है, ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ। आपको बोला है कि मोहन जो है किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। मान लो यहाँ पे किशोर, इस पॉइंट पे किशोर जो है पहुँच जाता है, मोहन को जो है 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। आपको बोला है कि अगर मोहन अपनी स्पीड जो है 50% इंक्रीज कर दे तो उसको किशोर से क्या होगा 1 घंटा कम लगेगा। मतलब पहले जो है किशोर से 2 घंटे बाद में पहुंच रहा था, अब पहले पहुंच रहा है, कितना 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। आपने देखा क्या कि इनिशियल और फाइनल स्पीड जो है मोहन की वो कितना फ़र्क है। आपने देखा कि मोहन जो है पहले एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, फिर क्या किया मोहन ने अपनी स्पीड को जो है 50% राइज कर दिया। मतलब इनिशियली अगर वो 100 पे चल रहा था, इनिशियली अगर उसकी स्पीड 100 थी तो 50% इंक्रीमेंट हो गया उसकी स्पीड में बाद में। तो आपने देखा कि 100% इनिशियल स्पीड की वैल्यू 50% का इंक्रीमेंट, तो 100 + 50% यानी कि 100 + 50 150% कितना हो जाएगा 100 का, तो 100 का 150% कितना 150, ठीक है। तो आपने देखा कि स्पीड का जो इनिशियल और फाइनल, मतलब जो पहले जिस स्पीड पे चल रहा था और इंक्रीज करने के बाद जो स्पीड हुई उसका रेशो कितना 2:3। तो आपको पता है टाइम का जो रेशो होगा वो स्पीड के रेशो से उल्टा होगा, क्योंकि टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है। तो टाइम का जो रेशो होगा वो कितना होगा 3:2। अगर स्पीड जो है पहले और बाद के हिसाब से 2:3 है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 3:2 जाएगा। आपने देखा पहले जो है वो 3, पहले जो है 63 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 टाइम ले रहा था, बाद में 2 टाइम ले रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आपने देखा पहले जो है 1 का डिफरेंस आ गया, और अब कितने टाइम का डिफरेंस आ गया। आपने देखा पहले जो है किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब किशोर से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना आ गया 3 घंटे। मतलब 3 घंटे जो है वो उसकी जो है टाइम ड्यूरेशन टू ट्रैवल 63 किलोमीटर डिस्टेंस जो है रिड्यूस हो गई। रेशो के हिसाब से 1 रिड्यूस हुआ, 3 - 2 1 रिड्यूस हुआ, और टाइम के हिसाब से कितना रिड्यूस हुआ। अभी पहले तो 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था किसी और से, अब 1 घंटा कम लग रहा है। तो आपने देखा कि 3 घंटे का फ़र्क आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी 3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 घंटे। आपने देखा 2 की वैल्यू 6 घंटे, मतलब जो फाइनल टाइम लग रहा है मोहन को पहुंचने में वो कितना लग रहा है 6 घंटे, और 1 घंटा कम लग रहा है किससे किशोर से। मतलब किशोर को पहुंचने में कितना टाइम लगता है 7 घंटे। या फिर आपने देखा इनिशियली जो है वो आपने देखा कि 1 की वैल्यू अगर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो आपने देखा इनिशियली जो टाइम लगता था मोहन को पहुंचने का वो कितना लग रहा था। आपने देखा इनिशियली जो टाइम लगता था यानी कि 3 की वैल्यू, तो उसको कितना टाइम लगता था इनिशियली पहुंचने का मोहन को।
तो आपने देखा मोहन को इनिशियली जो पहुंचने का टाइम लगता था, 3 की वैल्यू कितनी, 9 घंटे, मतलब इनिशियली मोहन को 9 घंटे लगते थे पहुंचने में और 2 घंटे फालतू लेता था वो किशोर से। तो 9 घंटे में से आप 2 घंटे घटाओ तब भी आपका 7 घंटे आएगा। तो ये जो है टाइम टेकन बाय किशोर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा कि कितना टाइम लेगा किशोर, उसकी वैल्यू जो है ऐसे निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला है, देखो cos 70 जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा। आपको पता है cos थीटा जो होता है sin 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस 70 कितना, sin 20। तो ये जो आ गया आपके पास कितना आ गया, cos स्क्वायर 20 डिग्री और cos 70 कितना sin 20 के इक्वल होता है, तो ये कितना हो गया sin स्क्वायर 20 डिग्री। और sin 90 कितना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और tan 45 कितना 1, tan 45 की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर कितना 1। तो आपने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बाय 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी क्या कि x प्लस 81/x आपको गिवन है, और अगर आप स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर तो कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे 162 तो बन ही नहीं सकता। ध्यान रखना जब भी ऐसा केस आ जाए कि आप इसका स्क्वायर करो और ये चीज़ ना बन रही हो, मतलब ये अगर a है ये अगर b है और आपने स्क्वायर किया, अगर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं बन रहा, देखो 81 का स्क्वायर 162 थोड़ी होता है, तो आप समझ लेना कि ये जो इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व की जाएगी। देखो कैसे, आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 81/x इसकी वैल्यू कितनी है 18, तो एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 18x में यहाँ ले आया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 81। तो आपने देखा 1 × 81 कितना 81, तो 81 क्या होता है 9 9 जा, ठीक है। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया x माइनस 9, x कॉमन लिया -9 फिर x माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दोनों बार 9 9 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। अब यहाँ पे पुट कर दो, 9 का स्क्वायर कितना 81, 162/9 का स्क्वायर कितना 81, ये गया 2 पे, तो 81 प्लस 2 कितना आएगा आपके पास 83। या फिर आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। आपने देखा अगर मैं x की वैल्यू 9 रखूँ, तो यहाँ पे 9 पुट किया तो आपने देखा ये किस पे गया 9, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, ऐसे भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन CGL 19 के मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकला था ना, तो मैंने देखा था कई बच्चे इस क्वेश्चन को बोल रहे थे कि यार ये क्वेश्चन हमसे इतना सिंपल क्वेश्चन मिस हो गया। तो इस क्वेश्चन की ये गहराई है, ध्यान रखना। पहचानने का तरीका कैसा है कि हम इसको कैसे क्वाड्रेटिक बना के या वैल्यू लेट करके सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर बन नहीं पा रहा, 162 जो है 81 का स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको कैसे किया क्वाड्रेटिक बना के या हिट एंड ट्रायल से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ध्यान रखना मेंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, हल्के में नहीं लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना पागल बना रहा है आपका, कितना पागल बना रहा है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, आपको बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और पॉइंट D जो है आर ऑन साइड AB साइड पे पॉइंट D है, BC साइड पे पॉइंट E है और AC साइड पे पॉइंट F है, ठीक है। ट्रायंगल सच दैट AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, BF जो है वो एंगल बाइसेक्टर एंगल B का, और CD जो है वो एंगल बाइसेक्टर एंगल C का, ठीक है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपको बोला है AB की वैल्यू कितनी दे दी 6 सेंटीमीटर, आपको बोला है कि AC की वैल्यू जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखो अब आप कहीं दिमाग लगाओगे, बहुत दिमाग लगाओगे आप, ठीक है, तो कुछ नहीं है, मतलब मजाक कर रहा है क्वेश्चन में सिर्फ आपसे। देखो आपको पता है कि आप सारी ट्रायंगल को भूल जाओ, आप सिर्फ ये याद करो क्या कि ABC एक ट्रायंगल होती थी, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल होती थी, और मैंने क्या किया A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मान लो AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, ठीक है। तो आपको पता है आप एक थ्योरम यूज़ करते थे क्या कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या कहती थी आपको कि AB/AC जो होगा BE/AC के इक्वल होगा। तो आपने देखा कि AB कितना 6, AC कितना 8, तो BE और EC का जो रेशियो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 3/4, मतलब BE और EC जो है वो किस रेशो में डिवाइड होगा 3/4 में। आपको बोला है कि BE की वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ पे CD का BF का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ
इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड करना, इक्वेशन को लंबा बनाना, नाम बड़े दर्शन छोटे करना, और उसके अलावा आपको कंफ्यूज करना। उसके अलावा उसका कोई मंशा नहीं है क्वेश्चन देने का, ठीक है ना। तो आपने देखा बीई और ईसी का रेशो जो है वो 3:4, और बीई और ईसी का जोड़ के जो बीसी बनता है उसकी वैल्यू कितनी है 7। तो रेशो को जोड़ा, मतलब BC जो है वो क्या होता है BE प्लस EC। तो हमने किया रेशो का जोड़, रेशो जो है 3:4 है, तो 3 और 4 का जोड़ कितना आ गया 7। तो रेशो की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू गिवन कितनी है 7 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी है BE की वैल्यू, BE मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है BE यानी कि 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है 2 पॉजिटिव नंबर जो है वो इस रेशो में है और सम ऑफ देयर स्क्वायर ये है। आपको बताना है सम ऑफ 2 नंबर। तो आपने देखा कि एक नंबर को आप 8x मान लो, एक नंबर को आप 13x मान लो, और इनके स्क्वायर्स का जो जोड़ है उसकी जो वैल्यू है आपके पास कितनी है 2097। तो आपने देखा यहाँ से आ गया 64x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 169। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया 2097। तो x स्क्वायर 64 और 69 कितना होगा 233 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 233 x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2097, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं 3330 में से 233 घटाऊँ तो 2097 9 पे जा रहा है, लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपको बोला है सम ऑफ 2 नंबर। सम ऑफ 2 नंबर मतलब 8x और 13x का जोड़। 8x और 13x कितना हो जाएगा 21x। तो x की वैल्यू कितनी 3, 21 थी या 63, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है एलिगेशन से सॉल्व होगा, सबको पता है, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो आपको गिवन है विलेज की वो कितनी है 7640, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो गिवन है वो कितनी है 7640। आपने देखा नंबर ऑफ मेल जो है वो इंक्रीजेज बाय 25%, नंबर ऑफ फीमेल जो है इंक्रीजेज बाय 15%। आपको बोला है पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो गई, मतलब मेल जो है 25% इंक्रीज हो गई, फीमेल जो है 15% इंक्रीज हो गई। तो नई जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी 9214। तो आपने देखा 9214 न्यू पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन 7640। तो इंक्रीमेंट कितनी पॉपुलेशन का हुआ 1574, ठीक है। अब आपने लिख लिया यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। आपने देखा मेल कितना इंक्रीज हुआ है, टोटल पॉपुलेशन कितनी इतनी 25% जो है वो मेल इंक्रीज हो गए। 25% माने 1/4। 4 जो है इसको कितने पे काटेगा, आपने देखा 4 जो इसको काटेगा वो काटेगा 1910 पे, ठीक है। फिर आपने देखा 7640 जो कि इनिशियल पॉपुलेशन है, इसका 15% कितना आ गया जो कि फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। तो हमने देखा ये 3 पे गया, ये 20 पे गया और ये 0 पे गया, और ये जो है 76 जो होता है 38 282। तो यहाँ पे कितना आ गया 6 8 3 24 और 21146 आ गया आपके पास। मतलब मेल जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है 1910। फीमेल जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी 1146 हुई है। और टोटल पॉपुलेशन मतलब मेल और फीमेल को मिला के जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वो कितनी हुई है 1574। तो आपने देखा एलिगेशन लगा लो, 1574 में से 1146 गए तो कितना आया 428। 1910 में से 1574 गए तो कितना आया 336। अब आपने देखा टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, आपने देखा टोटल जो पॉपुलेशन इनिशियल थी वो कितनी थी 7640। अब आपने देखा कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना 428 रेशियो 336। अब आप इसको काटो मत, क्यों ना काटो, क्योंकि आप यहाँ से देख लो कि 428 और 336 का जोड़ जो है वो कितना आएगा, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशो आया आपका पॉपुलेशन का, अगर इस रेशो का आप जोड़ कर दो तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 764 रेशो का जोड़ आ गया। और टोटल पॉपुलेशन यानी कि मेल और फीमेल को मिला के जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 7640। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपको बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन ही है और इफ़ की तो कंडीशन लगी है कि अगर 25% मेल इंक्रीज होता 15% फीमेल इंक्रीज होती तो पॉपुलेशन जो है वो आपकी इतनी बन जाती है, इफ़ की कंडीशन है। तो जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है वही ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वही सारा कुछ है, ठीक है। आपको डिफरेंस पूछा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो आपने देखा एक की वैल्यू 10 आ गई। अब रेशो का डिफरेंस कर दो, क्योंकि मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशो है वो कितना 428 और 336, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा 92। तो एक की वैल्यू अगर 10, 92 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92 इंटू 10 कितना 920। तो 920 जो है वो डिफरेंस है मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का। आपको बोला है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो क्या है a पाई यूनिट। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r,
ए की वैल्यू 2r हो गई, और एरिया जो है वो b पाई है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो b की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, r स्क्वायर हो गई। आपको बोला है कि a/b का जो रेशियो है वो कितना है, 4/5। ठीक है, तो आपने देखा a की वैल्यू कितनी, 2r, b की वैल्यू कितनी, r स्क्वायर, तो r से तो r गया, ठीक है, r स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या आया, r गया, और ये आपके पास 2 से ये 2 गया, तो r की जो वैल्यू है वो 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगी। तो रेडियस जो आपको पूछी है सर्कल की वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको बोला है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 60 सेंटीमीटर, जो है वो इस रेशो में। तो आपने देखा क्या कि आपने मान लिया कि एडजेसेंट साइड यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो आपने 3x और 2x मान लिया। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का 2 गुना जो होता है वो क्या होता है, पैरामीटर। तो आपने देखा ये गया 30 पे, तो 5x की वैल्यू अगर आपके पास 30 आ गई तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। आपको बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 6x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी, 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 जो है आपके पास एरिया हो जाएगा। आपको बोला है कस्टमर अवेल्ड 10% डिस्काउंट, कस्टमर को जो है 10% डिस्काउंट मिलता है ना परचेज ऑफ टेबल, अगर वो कोई मेज खरीदता है, टेबल खरीदता है अगर वो, ठीक है, और वो जो है 4950 जो है पे करके आया। ठीक है, आपको बोला हाउ मच मनी वुड ही सेव्ड इफ ही हैड बार्गेन्ड टू गेट 12% डिस्काउंट। अभी उसको 10% डिस्काउंट मिला, अगर उसको 12% डिस्काउंट मिल जाता तो आपको बताना है कि उसको कितना बचता। देखो आपने देखा क्या, आपने देखा कि यार मार्क प्राइस आपने 100% लेट कर लिया। आपने क्या किया, आपने मार्क प्राइस 100% लेट कर लिया, तो जो कस्टमर ने पे किया वो कितना पे किया, जो मार्क प्राइस था 100%, उस पर 10% उसको छूट मिल गई। तो मतलब मार्क प्राइस का उसने 90% जो है, मार्क प्राइस का 90% जो है वो कस्टमर ने पे किया। 90% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 4950। परसेंटेज में जो कस्टमर ने पे किया, अगर मार्क प्राइस 100% है तो कस्टमर ने जो मार्क प्राइस 100% पे जो पे किया वो कितना पे किया, 90%, क्योंकि 100% पे 10% का डिस्काउंट। कस्टमर ने जो परसेंटेज में पे किया वो 90% किया, और जो रुपीज़ में पे किया वो कितना किया, 4950। तो आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा कि 4950 90, तो आपने देखा ये कितने में जा रहा है, 55 पे जा रहा है। तो आपने देखा कि 1% की वैल्यू कितनी, 55। अब आपको बताना है कि वो कितनी मनी बचा लेता। आपने देखा कि पहले उसको डिस्काउंट मिला कितने का, 10% का। अगर वो 12% डिस्काउंट ले लेता तो आप देख लेते कि वो 2% और बचा लेता। तो 1% की वैल्यू अगर 55, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 × 2 यानी कि कितनी, 110 रुपये, मतलब वो 110 रुपये बचा लेता। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है अमित परचेज्ड स्टेशनरी मार्क्ड एट इतना डिस्काउंट मिल गया, और स्पेंड 160 रुपये जो है ट्रांसपोर्टेशन पे उसने लगाए। अब उसने स्टेशनरी को मार्क प्राइस पे बेच दिया, उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। देखो पहली बात तो ये कि आपने देखा 8000 जो है वो मार्क प्राइस है, आपने देखा 8000 जो है वो मार्क प्राइस है, 12% उसको डिस्काउंट मिल गया। आपने देखा मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू कितनी, 100%, 12% उस पर छूट मिल गई, तो वो कितने पे मिला उसको, 88% पे। ठीक है, 100% पे 12% की उसको छूट मिल गई, तो उसने ख़रीदा किस पे, मार्क प्राइस के 88%। ठीक है, तो आपने देखा 8000 का 88% जो है वो क्या हो जाएगा, आपने देखा 2 0 से 2 0 गया तो 1 0 तो लगेगा ही। 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, मतलब उसने 7040 रुपये का ख़रीदा। मतलब स्टेशनरी जो 8000 रुपये मार्क थी, उसने जब 12% डिस्काउंट पे खरीदी तो वो उसको 7040 रुपये की पड़ी, और 160 उसने ट्रांसपोर्टेशन पे दिए, तो उसको जो टोटल कॉस्ट पड़ गई स्टेशनरी की वो कितनी पड़ गई, 7200। अब वो 7200 में जो उसको स्टेशनरी पड़ी, अब वो मार्क प्राइस यानी कि वो 8000 पे ही बेच रहा है वापस। ठीक है, तो आपने देखा पड़ी कितने की, 7200 की, बेच कितने की रहा है, 8000 की। तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा, तो आपने देखा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 8000 में से 7200 घटा दो तो कितने का, 800 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 7200 इंटू 100%। तो आपने देखा कि ये तो 9 पे गया, तो 100/9 यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास, 11 सही 1/9%। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है।
आपको बोला है सुमन और लता अगर किसी काम को साथ में मिलकर करती हैं तो 8 दिन में करती हैं, लता अगर सेम टास्क करेगी तो 12 दिन में करेगी। आपको बताना है सुमन कितने टाइम में करेगी। तो आपने देखा 8 और 12 कैल्शियम कितना 24 जो है टोटल वर्क आ गया, वन डे वर्क निकाल लो 24/8 कितना 3, 24/12 कितना 2। तो आपने देखा सुमन और लता अगर साथ में मिलकर काम करती हैं तो एक दिन में कितना काम कर देगी 3। लता अगर अकेले काम करती है तो एक दिन में कितना काम कर देगी 2। आपने देखा सुमन और लता साथ में मिलकर काम करती है तो एक दिन में 3 काम कर देती है, जिसमें से लता जो है एक दिन में 2 काम करती है, तो सुमन कितना करेगी 1। तो आपने देखा 24 काम, एक दिन में सुमन 1 काम करती है तो 24 काम को करने में कितने दिन लेगी 24 दिन लेगी। ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बोला बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व्ड इन फरवरी और मार्च। आपने देखा मार्च कौन सा ये वाला, फरवरी कौन सा ये वाला। तो टोटल जो कंप्यूटर बिके वो कितने बिके 99 + 45 मतलब 144 मोर देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व्ड इन अप्रैल एंड मई। तो आपको परसेंटेज बताना है बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व्ड इन फरवरी और मार्च मोर देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व्ड इन अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में कितने कितने बिके 77 डिग्री और 54 डिग्री। अब आप ऐसा ना करें इस क्वेश्चन में कि आपने देखा डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल डिग्री कितना 360 डिग्री। तो आपने क्या किया कि इसको आपने इसकी वैल्यू निकालनी शुरू कर दी कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो सॉल्व हुए कितने 5400 का 45 डिग्री कितना होगा, 5400 का 99 डिग्री कितना होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व ना करें, आप सिर्फ डिग्री में इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि फरवरी और मार्च में जो टोटल कंप्यूटर बिके वो कितने बिके 144 डिग्री और इसमें कितने बिके आपके 131 डिग्री, किसमें अप्रैल और मई में। अब आपको बताना है कि ये कितने ज़्यादा है, मतलब फरवरी और मार्च में कितने ज़्यादा बिके अप्रैल और मई से। तो आपने देखा 144 डिग्री में से 131 डिग्री क्या पूछा किस पे गया अप्रैल और मई पे। तो अप्रैल और मई की जो डिग्री है वो कितनी है 131 डिग्री। तो आपने देखा 13/131 इंटू 100%। तो आपने देखा कि ये तो अगर यहाँ पे 131 अच्छा यहाँ पे 1300 होगा ना, 1310 होता तो एग्जैक्ट 10% था ये, तो 1310 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब 9.9% आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको बोला था डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन बीकॉम। आपने देखा बीकॉम जो है वो किस पे 20% पे है। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिट हुए कॉलेज में वो कितने हुए 700, जिसमें से 20% जो है वो बीकॉम में दाखिला ले गए। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बीकॉम में दाखिल हुए या एडमिट हुए वो कितने हैं 140। अब बीकॉम में नंबर ऑफ बॉयज़ की जो परसेंटेज है वो कितनी है 75%। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बीकॉम में 100% है, 75% बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी होंगी 25%। तो आपने देखा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना हो गया 3:1। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस बताना है। आपने देखा बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हो गए रेशो के हिसाब से 4, और आपने निकाले कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीकॉम में 140। तो आपने देखा कि आपको वैल्यू किसकी बतानी है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब 3 - 1 की आपको वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको 2 की वैल्यू बतानी है। तो 4 की वैल्यू अगर 140 है तो 2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 3 - 1 2। तो 2 की वैल्यू आपको बतानी है। क्या हो रहा है बाबा, ठीक है। तो आपको 3 - 1 2 की वैल्यू बतानी है। तो 4 की वैल्यू अगर 140 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 70 हो जाएगी। तो 70 है डिफरेंस बीकॉम में लड़के और लड़कियों का। और ये थोड़ा आपको छोटे फॉन्ट में दिखेगा तो एडजस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूरा आ सकता था और कोई चारा नहीं था इसका। आपको बोला द हिस्टोग्राम शोज द मार्क स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट इन अ टेस्ट विद अ मैक्सिमम मार्क ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम 30 मार्क्स है और 40 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स गिवन है। आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 10 और मोर मार्क्स। 10 और 10 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट बताओ। तो आपने देखा 10 से ज़्यादा ये कौन है 7 और 8 15 और 5 20 और 3 और 5 20 और 10 30 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 और 10 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। लास्ट क्वेश्चन आपका, आपको बोला टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन
सेक्शन ए, बी और डी। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ बॉय, ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। सेक्शन ए में कितने 36, सेक्शन बी में कितने 26 और सेक्शन डी में कितने 28। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हो गए वो कितने हो गए आपके पास, ये हो गया 54 में 36 जोड़ा तो कितना 90। तो आपने देखा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास आ गए कितने 90 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने 300। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 300, इनमें सेक्शन ए, बी और डी में कितने हैं, तो आपने देखा 20%, 20 और 18 कितना हो गया 20%, 18% तो सेक्शन बी में, 17% जो है सेक्शन डी में। तो आपने देखा 300 का 20 और 18 38, 38 और 17 कितना हो गया 55, तो 300 का 55%, यानी कि ये कितना हो गया 165। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं तीनों सेक्शन में ए, बी, डी में वो कितने हैं 165। 165 में से 90 तो लड़के हैं सेक्शन ए, बी, डी में, तो लड़कियां कितनी बची 16 में से हो गया कितना 7, 75। ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, ये टोटल स्टूडेंट है जो सेक्शन ए, बी एंड डी में। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया इसी तरीके से आप भी सॉल्व करेंगे, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आप ऐसे ना सॉल्व करें कि 300 का 20%, अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए में, 300 का 18% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी में, 300 का 17% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन डी। उसमें से फिर नंबर ऑफ बॉयज़ आप लिखो, फिर उसको काटो, फिर उसको जोड़ो, तो ये काम आप ना करें। ठीक है, तो आपने देखा कि गर्ल्स कितनी है 75, बॉयज़ कितने हैं 90। तो आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेक्शन ए, बी, डी इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन। तो आपने देखा कितने ज़्यादा है 90 से 75, 15 ज़्यादा है। पूछा किस पे, गर्ल्स पे पूछा। तो आपने देखा 15/75 इंटू 100%, तो 15/75 कितना, ये हो गया 5 और ये हो गया 20, तो 20% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड, रिलेटिव, नोन, जो भी आपका तैयारी कर रहा हो उसकी हेल्प हो जाएगी। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें जो 24 तारीख से होने वाले हैं, और लगभग एडमिट कार्ड भी सबका आ चुका होगा। ठीक है, एडमिट स्टेटस कि आपका फॉर्म रिलीज़ हुआ है या मतलब एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी। तो साइट पे विज़िट करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। ठीक है, और अच्छे से उसको पढ़ के जाएं, एक एक इंस्ट्रक्शन उसकी। थैंक यू।